की राजनीति का इतिहास रहा है कि वहाँ कई बार ऐसा होता है जो आपको देखने में लगता है वो होता नहीं है, और जो नहीं होता हुआ दिखता है वो हो जाता है। पिछले निश्चित। चुनावों में जब हम लोग देख रहे थे कि बड़ी-बड़ी बीजेपी की रैलियां थी और बहुत सारी रैलियां हो रही थी, उधर लालू जी के साथ में भी यही चल रहा था, उनकी पार्टी की बहुत रैलियां हो रही थी और नीतीश कुमार उनके साथ थे उस समय। लेकिन तब भी लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल उनके साथ वाले एनडीए बहुत आगे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार एक नया जब चुनाव होने जा रहा है, अक्टूबर में लगभग चुनाव होना तय हो गया है, तो बहुत सारे उलटफेर हो रहे हैं। उलटफेर में मैं सीधी-सीधी बात करना चाहूँ तो एक सबसे बड़ा उलटफेर ये हो रहा है कि नीतीश कुमार के बहुत एक ज़माने में बहुत प्रिय रहे, बहुत अच्छे साथी रहे, श्याम रजक जी ने उनका साथ छोड़ दिया है। श्याम रजक जी मंत्री रहे हैं, लालू जी के भी साथ रहे हैं, लालू जी के साथ उन्होंने बहुत लंबा समय लिया और फिर उसके बाद नीतीश जी के साथ आ गए थे। लेकिन अब अचानक अचानक मतलब पिछले 2-1 महीने की डेवलपमेंट के बाद उन्होंने उनके साथ नीतीश जी का साथ छोड़ दिया। तो आज हमसे बातचीत के लिए श्याम रजक जी हमारे साथ हैं और बहुत-बहुत शुक्रिया श्याम जी आपका कि आपने इतने व्यस्त समय में और खास तौर से जब उलट फेर का दौर चल रहा हो, लोगों से बातचीत चल रही हो तो आपने समय दिया। क्या हाल है बिहार की राजनीति का? देखिए, बिहार की राजनीति तो आप खुद जानते हैं, आप तो यहाँ बहुत चीज़ों को देखा है, बड़े बड़े लोगों को भी देखा है। तो बिहार में तो चीज़ें बहुत बदलती है, क्योंकि बिहार की जनता बहुत ही सजग है और उस सजगता के कारण लोगों को अपने निर्णय लेने पड़ते हैं। आप शुरू से देख लीजिए, जब देश की आज़ादी के लड़ाई के समय से लेकर के आज तक बिहार की जनता ने जो फैसला लिया और वो अलग फैसला हुआ, चाहे वो 74 आंदोलन के बाद का हो, चाहे वो आज के समय का हो या इसके पहले के समय का हो। लेकिन आज जो स्थिति है, बातें कुछ कही जाती है और जो सही तौर पर उसकी अलग पहचान है। जो कहा जाता है कि बिहार विकास से सबसे आगे मॉडल है, बिहार विकास के बजट का मॉडल सबसे आगे है। 2 लाख करोड़ का बजट है। लेकिन आप लोग तो आंकड़ा जब निकालेंगे और देखते होंगे तो एक्सपेंडिचर किसी विभाग का 2% से 11% से ज़्यादा नहीं हुआ। जब 2 लाख करोड़ बजट है और एक्सपेंडिचर 11% तो विकास कहाँ हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है? उसी तरह से बदहाली, बेबसी, बेचारी, लाचारी, युवाओं में जो आक्रोश है बेरोजगारी को लेकर के, और जिस तरह से खास करके जो गरीब गुरबा है, पिछड़ा है, दलित है, उनके अंदर एक आक्रोश है, गुस्सा है। गुस्सा इसलिए है कि वो समझे थे कि हम नई सरकार आएगी तो वो हमको रोजगार देने का काम करेगी। लेकिन रोजगार की योजना को तो दिखाई देता है किताबों में, लेकिन सही तौर पर जब जाएंगे तो देखेंगे कि आज भी जो बेरोजगार हैं वो एप्लीकेशन देते हैं, नियुक्ति नहीं होती है। और जहाँ तक संविधान की बात है, नियम की बात है, तो हर एक आयोग में एक सदस्य अनुसूचित जाति का होना चाहिए। बीपीएससी का, आपको कर्मचारी चयन आयोग का, पुलिस सेवा आयोग का, अन्य आयोगों का, लेकिन वहाँ अनुसूचित जाति इनको नहीं मिल रहा है और लोग हैं तो अनुसूचित जाति लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। कोई लोग की नियुक्ति नहीं हो रही है, प्रोफेसर में नियुक्ति नहीं हो रही है, सब किसी चीज़ में, कॉलेज में वही स्थिति है। आज हमारे पास विकलांग लोग आए थे, 4 साल से उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो किस तरह का विकास? तो इसलिए जनता में आक्रोश है और इस आक्रोश का खामियाजा तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। और जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के साथ होते हैं, और जनता जब आक्रोश होकर के लोगों के खिलाफ हो जाती है तो जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता के प्रति प्रेम रहता है, जनता के प्रति दर्द रहता है, वो जनता के फैसले के साथ चलता है। आप बिहार में अनुसूचित जाति के लगभग 3 दशकों से एक बड़ा चेहरा रहे हैं। अपनी लड़ाई आप खुद लड़ते रहे हैं, अपने तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे हैं।
आखिर ऐसा क्या वजह हुई है जो अचानक आपका मोह भंग नीतीश कुमार से हुआ? खासतौर से नीतीश जी से इस लिहाज से कि नीतीश जी पहले जब आरजेडी के साथ उनकी सरकार थी तो उस समय आपको मंत्री नहीं बना पाए थे, लेकिन दूसरे दौर में आपको उन्होंने मंत्री भी बनाया, जिम्मेदारी भी दी। लेकिन ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या राजनीति का खेल है बिहार की राजनीति को थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, उसमें ऐसा क्या हुआ कि आपको किनारे कर दिया गया और कोई और आपके विरोधियों को आगे ले आया गया? देखिए श्याम, आप तो जानते हैं, आप तो हमारे अभिभावक रहे हैं। श्याम रजक ने कभी भी सत्ता के सुख की, सुविधा की राजनीति नहीं करने का काम किया। चंद्रशेखर जी के समय चंद्रशेखर जी के खिलाफ पूरी आवाम और पूरा सभी दल के लोग थे। अब ब्लू स्टार के सवाल पर हम लोगों को उन्होंने आदेश दिया था ब्लू स्टार के खिलाफ वहां पर यात्रा करने के लिए, और हम लोगों ने यात्रा किया और 3 साल के बाद लोगों ने चंद्रशेखर जी की बात को मानने का काम किया। 2 अप्रैल को अनुसूचित जाति अत्याचार कानून के धज्जियां उड़ रही थी और उसका संविधान में उसका रूपांतर हो रहा था। उस सवाल को लेकर के मैं सत्ता में रहते हुए और विधानसभा में सवाल उठाया और तमाम दलित जनप्रतिनिधियों को लेकर के 1-2 लोग छोड़ करके सब लोग हमारे साथ बेल में आए, लड़ाई लड़े। और उसी समय से, क्योंकि लोगों को दलित की बात करना तो अच्छा लगता, दलित का उत्थान हो ये नहीं अच्छा लगता, तो वो सवाल रहा। उसके बाद 9 शेड्यूल की बात जब हम उठाए और दलित जनप्रतिनिधियों की बैठक जब करने लगे तो और खटास बढ़ी। हमने उनसे बात की और उन्होंने जब कहा कि हर जिला में दलित सम्मेलन किया जाए, हम लोगों ने किया ताकि लोगों को जोड़ने का संवाद हो और काम जो नहीं हुआ है उनको दिखाई दे। आज जाइए उन टोलों में, बस्तियों में, जिन जो टोलों की बात कही जाती है, आज भी जो दलित है उसी बेहाल की स्थिति में, उसके घर नहीं बन पाए। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना का, कहाँ जा रहा है पैसा? वो उसी झोपड़ी में रह रहे हैं। स्कूल की स्थिति क्या है? शिक्षक नहीं है। 7वां का लड़का को 5वां पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर पढ़ाएगा तो शिक्षा कहाँ जाएगी? तो निजी क्षेत्रों को ज्यादा बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। उसी तरह से आज भी लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। और उससे भी बड़ा बात, इधर 6 महीने में जो अत्याचार, व्यभिचार और जो छिड़कानी और बलात्कार के जो घटना घटे हैं, ये इतने दुखदाई हैं कि मेरा दर्द से मेरे सीने पिघल रहे हैं और दर्द से बड़ी ही बहुत ही दर्दिला हो रहा है। अभी ये मैं बता दूं कि कोई ऐसा थाना नहीं है जहां बलात्कार के केस नहीं हो रहे और उसका केस थाना नहीं ले रहा। इचकारी थाना जो कहलगांव के पास है और वहां पर एक छोटी सी मासूम बच्ची को 4 लोगों ने बलात्कार किया। उसी तरह से गया में, पटना जिला में भी, और उस तरह से उनके साथ थाना से भगा दिया जाता है। और हम लोग के जैसा लोग के आग्रह के बाद उनको साथ गुस्सा के साथ बोलने पर भी FIR तो ले लिया जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। तो इन सब चीजों के तो देख रहे हैं कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, बातें हो रही है, पाखंड हो रहा है, प्रोपगंडा हो रहा है, लेकिन जो सतह पर है जो दलित समुदाय के लोग वो बेहाल है, बेबस है, छिड़काने के लाचार है। लेकिन सवाल ये है कि आप तो लालू जी के साथ भी रहे, 15 साल लालू जी का शासन रहा, जिस शासन को लेकर के लोग कहते रहे कि साथ बड़ा खराब रहा, बड़ा बुरा हाल रहा, बड़ी बुरी हालत थी। फिर उसके बाद 15 साल अब नीतीश कुमार जी के भी लगभग पूरे हो ही रहे हैं, बीच के जरा से काल को छोड़ दिया जाए तो दलितों का काम क्यों नहीं हो पा रहा? दलितों की स्थिति मैंने भी देखी है और बहुत बुरी स्थिति में रहे हैं, कुछ सुधार हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये चुनाव के वक्त ही क्यों सब चीजें सबको याद आती हैं? क्या यही वक्त ऐसा होता है जब उनकी आवाज सही से उठाई जाए? ये वक्त आज का नहीं है, ये मैं तो सवाल बहुत दिनों से उठा रहा हूँ। और जब मैं लालू जी के साथ था तो उसने भी कुछ सवाल उठाया करता था, और आज मैं हूँ तो ये सवाल को जब मैं उठाया तो मुझे आंखों का कांटा बनाने का काम किया गया।
तो मुझे लगा कि जब मैं अपने सवालों को भी नहीं उठा सकता हूँ और अपने लोगों को मैं न्याय नहीं दिला सकता हूँ, जिनके मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जिनकी आशा है मुझ पर, तो मुझे लगा कि इसको छोड़ दो। और इससे भी बड़ी बात आपको हास्यास्पद रहेगा कि भारत के संविधान की रक्षा की बड़ी बड़ी बात की जा रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति, जो नेता अपने दल के संविधान की रक्षा नहीं कर सके, हमको रातों रात, हमने कोई वक्तव्य नहीं दिया था, अब बर्खास्तगी का समाचार पत्रों के द्वारा बर्खास्तगी कर दिया गया, जबकि जनता दल यू का संविधान है, संविधान की धारा 19 के क और ग पढ़ लीजिए, तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय परिषद के सदस्य या जो विधायक हैं उनको निकालना, मुअत्तल करना, निष्कासित करना, बहिष्कार करना तब होगा जब उनको शोकॉज दिया जाए, और 15 दिन के अंदर उनको शोकॉज देते हैं। उसके अनुशासन समिति 1 हफ्ते में कमेटी उसका अनुमोदन करेगी, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका निर्णय करेंगे कि उसका पालन नहीं हुआ। तो जो दल, जो नेता अपने संविधान की रक्षा नहीं कर सके, अपने संविधान की धज्जियां उठाने का काम कर रहे हैं, उस व्यक्ति से राज्य की रक्षा और राष्ट्र की संविधान की रक्षा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आप आखिर आंखों के कांटे कैसे बन गए उनके? आप तो दलितों के सब आप दुलारे इस तरीके से थे कि आप जब यहाँ दिल्ली में भर्ती थे तो उसके बाद आपने बहुत सारा कहा कि नीतीश जी ने बहुत साथ दिया, बहुत वो किया, सरकार का हम आभारी हैं, वगैरह वगैरह। आप तो दुलारे थे, उसके फिर कांटे कैसे बन गए? निश्चित, मैं एक बार जब बीमार था और मैं जब जा रहा था बेंगलुरु, तो चंद्रशेखर जी खुद बीमार थे और बीमारी की हालत में मुझको अपने एम्स ले गए, और वो दिन भर रात भर रहे, बीमारी हालत में लगातार रहे, तो उनके भी मैं दुलारा था। अस्पताल में वो तो एक संवेदना होता है। लालू जी भी, आपको याद होगा, आप उस समय यहीं थे जब मैं बीमार था, तो लालू जी ने और राबड़ी देवी जी जमीन पर बैठ कर के मुझको एयरपोर्ट से भेज कर करके दिल्ली और वहाँ भेजने का काम किया। नीतीश जी ने भी, जब मैं लीवर के रोग से ग्रसित था, तो नीतीश जी ने भी मेरे लिए, वो बहुत ही परेशान थे और दिल्ली भेज कर करके उसकी पूरा समन्वय करने का काम किया। तो इसको राजनीति से न जोड़ा जाए, वो व्यक्तिगत संवेदनाएं होती है, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, और जो व्यक्ति संवेदनशीलता है वो करता है। लेकिन राजनीति में जिस वर्ग, जिस विचार के साथ हम हैं, तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि स्वाभिमान, संविधान और विचार के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। उसके लिए अगर मुझे हत्या भी कर दिया जाएगा तो मैं हंसते हंसते उस हत्या को स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं कभी भी समझौता नहीं करूंगा। लेकिन ये बताइए, आप जिस नाव पे सवार हो रहे हैं, बल्कि हो गए हैं, उस नाव पे का नेतृत्व तो अब तेजस्वी कर रहे हैं, लालू जी अब हैं नहीं वहां पर। और क्या तेजस्वी ने पार्टी को उस तरीके से कर दिया है कि आप उसकी सत्ता के केंद्र में बीच में आ सकें, ऐसा कुछ है, या कैसी तैयारी है आरजेडी में चुनाव को लेकर? देखिए, 2 बात मैं कहता हूँ। एक बात, जो लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी बहुत अभी उम्र कम है और वो उनको नेतृत्व है, तो आप खुद शिक्षाविद रहे हैं, आप खुद ही बड़े ही चिंतक रहे हैं, और आप जानते हैं कि जब कांग्रेस में राजीव गांधी जी का नेतृत्व हो रहा था, कमलापति त्रिपाठी जी सबसे बुजुर्ग थे और नेतृत्व मिला था राजीव गांधी को, और उसको स्वीकार किया था कमलापति त्रिपाठी ने। सवाल उम्र का नहीं, विचार का। और इस तरह से बदहाली है, युवाओं में जिस तरह से आक्रोश है, चाहे कोई वर्ग का हो, उस युवाओं में एक आस्था जगी, एक विश्वास जगा है कि तेजस्वी जी युवा नेतृत्व है, जो हमारी जो समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास कर सकते हैं। और यही कारण है कि तेजस्वी जी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, और लोग जुड़ेंगे और लोगों का समर्थन मिलेगा, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से एक महसूस होता है कि बिहार में एक बदलाव होगा। लेकिन जब कोरोना काल आया तो उसमें विपक्ष बहुत ज्यादा बिहार में सक्रिय नहीं दिखा। जो सरकार ने किया वो किया, उस पर सवाल उठाने का काम, उस पर बाकी और लोगों को राहत पहुंचाने का काम आरजेडी कितना कर पाया आपके हिसाब से?
देखिए, कौन कितना किया कौन नहीं किया वो महत्वपूर्ण बात तो है, जिससे जितना हो पाया किया, लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार का आप अस्पतालों का रिपोर्ट देख लीजिए, आप देख लीजिए वेंटिलेटर का रिपोर्ट, ऑक्सीजन का रिपोर्ट, बेड का रिपोर्ट। केजरीवाल जी हम कोई समर्थन और विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। 1 लाख बेड का आप दिल्ली में हैं, अस्पताल को बना सकते हैं। और मेरी प्राथमिकता क्या रही है? हम कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, हम तो ब्लू स्टार के खिलाफ उस सिख के समर्थन में यात्रा किए थे। लेकिन आप टेंट सिटी एयर कंडीशन बनाने में आप पूरा दुरुपयोग सरकार के धन का कर रहे हैं, और यहाँ अस्पताल का निर्माण करने में, वेंटिलेटर लाने में, यहाँ डॉक्टर नहीं है। देश में जो है कि 1000 पर 1 डॉक्टर होने चाहिए, और यहाँ पर 28,000 जनसंख्या पर 1 डॉक्टर है। प्राथमिक अस्पताल जो है बेहाल है, कुछ नहीं, न डॉक्टर है, न एएनएम है। एएनएम के भरोसे कहीं कहीं अस्पताल चल रहे हैं, कैसे हो? तो सरकार ने तो अपना जिम्मेदारी नहीं किया। विपक्ष से आप उम्मीद करते हैं, तो विपक्ष से आप उम्मीद उसी तरह से करते हैं कि जिस तरह से आपने श्याम रजक को कह दिया कि आपको उम्र हो रहा है, आप घर से निकलिए मत ही, आप दूसरे जो आपके प्रिय पात्र हैं उसको आप कह रहे हैं कि जाकर के घूमिए, तो हमको आप रोक रहे हैं। उसी तरह से विपक्ष को बार बार कह रहे हैं कि आप लोग जो है सोशल डिस्टेंस का खिलाफ कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब ज़्यादा लोग जाएंगे सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पाएगा, और फिर आप आरोप लगाएंगे। लेकिन जितना हो सकता है विपक्ष ने काम किया। अब विपक्ष का मतलब सिर्फ राजद नहीं, जो भी दल के लोग रहे, सामाजिक आंदोलन, आज सामाजिक आंदोलन के लोग जो रहे हैं, जो लोगों ने सामाजिक कार्य किए हैं, जो आदिवासियों के बीच, गरीबों के बीच जो काम करते रहे, जिनको कोई सत्ता का लालच नहीं रहा, जिनको कोई धन का लालच नहीं रहा, उन लोगों ने भी जब काम किया, आज वो लोग भी आक्रोशित हैं, वो लोग परेशान हैं। मैं तो आश्चर्य लगा, मैं सोचा भी नहीं था। कल ही शाम में मुझे लगभग 80 से 100 लोगों के, जो लोग सामाजिक आंदोलन से सरोकार रखते हैं, जिन लोगों का प्रकृति के जो सर्वनाश हो रहा है उसके बचाव की रक्षा करते हैं, वो लोगों ने कहा कि नीतीश जी से वो उम्मीद नहीं है, हम लोग को बुलाइए, पटना में एक सम्मेलन करके हम इसका बिगुल फूकने का काम करेंगे। तो वो भी आक्रोशित है। लेकिन आज विपक्ष की स्थिति मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आपकी लड़ाई एनडीए से है, जो अभी फिलहाल नजर आती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू वगैरह शामिल है। लेकिन आप जिस समय अब आरजेडी के साथ में है, आरजेडी के साथ कांग्रेस है, तो कांग्रेस आरजेडी इस लड़ाई को किस हद तक आगे ले जा सकते हैं? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की भूमिका क्या है अभी? देखिए, हम लोग सब मिल करके हमारा साफ है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, और इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस है, आरजेडी है, चाहे आपका रालोसपा है, चाहे मुकेश सहनी जी की जो पार्टी है, हम पार्टी है, आप देख रहे हैं एनडीए का ही एक घटक लोजपा, उसके जो नेता हैं चिराग पासवान जी के जो वक्तव्य आ रहे हैं, आप उनका भी मखौल उड़ा रहे हैं, अपने जो साथ रह रहे हैं उनका मखौल उड़ा रहे हैं, और वो इतने आक्रोशित हैं कि वो आपके नेतृत्व को और आपके साथ रहने के लिए स्वीकार नहीं हो रहे। जैसा उनका वक्तव्य, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो उनका वक्तव्य, तो जब आप अपने साथ रहने वाले को मखौल, माने कि जो आपके बात को के साथ रहे, जो आपको हाँ में हाँ मिलाए, जो भाटगिरी करे, वो आपके लिए अच्छा है। जो आपको सच्चाई बताए, सही चीज से आपको अवगत कराना चाहे, उसके आप आंख का रेट दें, उसको आंखों का कांटा बना दें। आज किस तरह के वक्तव्य हो रहे हैं लोजपा के खिलाफ, किस तरह से, तो सब लोग आज आक्रोशित हैं, सब लोग चाहते हैं मिल करके इस पाखंड और अहंकार की खात्मा करने का प्रयास करेंगे। सामाजिक न्याय के नए नेता के तौर पर चिराग पासवान उभर रहे हैं।
उनकी कोशिश है और पिछले 7-8-10 महीने से वो लगातार किसी न किसी नाम पे बिहार फॉर जस्टिस के नाम पे, फिर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर और फिर और चीज़ों पे काम करते रहे। अभी जो उनकी भूमिका है, जैसा कि अभी आपने उल्लेख भी किया कि किस रूप में आप देखते हैं उनको? मैं तो साफ कहता हूँ कि बिहार के बदहाली के खिलाफ वो भी उतना ही चिंतित है, उतना ही परेशान है जितना बिहार की जनता परेशान है। और उस दर्द को वो स्वीकार करके, उस दर्द को वो समाधान करने के लिए लोगों के साथ एकजुट होकर करके लड़ना चाहते हैं। तो मेरे जैसा व्यक्ति, हमारा दल या जो और भी लोग हैं, सब लोग उनके साथ और हम लोग सब मिल करके उसका काम करेंगे। चिराग पासवान जी उससे अलग नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। आपने कहा कि चिराग पासवान भी इससे अलग नहीं है, लेकिन क्या एनडीए में अभी क्या चल रहा है? क्योंकि आप बिहार से रहती, तो आप वहां पर अभी तक एनडीए में थे, तब तक बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ में थे, वहां को भी आप ठीक से समझते हैं और लालू जी के साथ आप पहले रहे हैं, तो लालू जी को भी आप ठीक से समझते हैं। तो आप एक ऐसा चेहरा है जो दोनों धड़ों को ठीक से समझते हैं। तो एनडीए को क्या आपको लगता है कि एनडीए किस हालत? देखिए, आप तो सब देख रहे हैं किस तरह से मारामारी चल रहा है। एक व्यक्ति, एक नेता, एक दल अपने ही गठबंधन के दूसरे दलों के साथ, चाहे वो और भी लोग हैं, सिर्फ लोजपा नहीं, किस तरह से वक्तव्य दे रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ अविश्वास का वातावरण बढ़ता जा रहा है। इस बात का एहसास आपको हो रहा होगा और आपको भी रपट मिल रही होगी, आपको भी संकेत मिल रहे होंगे। इसे साफ है कि जो साथ रहने वाला ही आपके साथ विश्वास नहीं प्राप्त कर पा रहा है। इससे साफ है कि कोई चीजें चलती है, संस्था या संगठन या परिवार, वो चलता है विश्वास पर, देश चलता है विश्वास पर, समाज चलता है विश्वास पर। और जब विश्वासघात हो जाए, विश्वास के साथ ही धोखाधड़ी हो जाए, तो निश्चित रूप से वो बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। आपने जिक्र किया दलित नेताओं का। हम के नेता जो मांझी साहब हैं, वो उनको लाने की कोशिश हो रही है कि वो जेडीयू के साथ आ जाए या एनडीए के साथ आ जाए। आपको उससे लाने ना लाने से क्या उनको फर्क पड़ने वाला है? देखिए, सब प्रोपगंडा है, कौन को लाया जा रहा है, कौन को नहीं लाया जा रहा। सब लोगों को दर्द है दलितों के व्यवहार के खिलाफ जो काम हो रहा है। और जिस तरह मांझी जी भी बड़े नेता हैं, उनके साथ कितना अत्याचार हुआ, हम लोग भी उसके पार्ट बन पाए, हम लोग को भी यूज किया गया, यूज एंड थ्रो हुए। लेकिन उनके साथ जो हुआ है वो तो अपने आप में साबित है। उसके बावजूद कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, ये तो समय का तकाजा है, समय बताएगा। जहां तक मुझे याद पड़ता है, जिस बिहार का आज से 10-12 साल पहले बजट सिर्फ 10-12 हजार करोड़ हुआ करता था, बाद में 20-22 हजार, मेरे ख्याल से शायद 24 हजार करोड़ 2010-11 में हो गया था। आज वो 2 लाख करोड़ है। अभी आपने जिसका जिक्र किया है, बिहार को किस स्थिति में होना चाहिए था और किस स्थिति में है? मैं बड़ा आश्चर्य लगता है कि बजट आप 2 लाख करोड़ का बना लीजिए, एक्सपेंडिचर कितना का हुआ है। कोई ऐसा विभाग का आप आंकड़ा उठा कर देख लीजिए, मेरा आंकड़ा नहीं, सरकारी आंकड़ा, तो 2% से 11% से ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। तो जिस मतलब खर्चा ही 2% से 11% हो रहा है। बस 2% से लेकर के 11%, किसी विभाग का 2%, किसी विभाग का 11%, किसी विभाग का 9%, किसी विभाग का 7%, ये है खर्च। तो असली तो एक्सपेंडिचर ही ना, विकास का जो माध्यम होगा कि बजट होगा। हम बहुत चिल्लाए कि हम तो बजट बना दिया, लेकिन बजट बना दिया, लेकिन आपका खर्च और अर्थव्यवस्था जो स्थिति है देश की, उससे आप खुद परिचित होंगे किस तरह से आज निजीकरण की तरफ जा रहा है हर एक चीजों को, और जिस तरह से अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है और 2 लाख करोड़ का खर्च ही नहीं हो पा रहा है। भारत सरकार मध्याह्न भोजन 4 महीने से लोगों को 5 महीने से नहीं मिल रहा है। लोग मध्याह्न भोजन तो पैसा आना है, पैसा यहाँ से देना है।
बजट में है भी, बजट दिखला रहे हैं मध्याह्न भोजन के लिए इतना करो। कल्याण विभाग में 1700 करोड़ का बजट खर्च हुआ है, 9%। ये क्या दर्शाता है? असली एक्सपेंडिचर ना वो बताए कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। आपको क्या उम्मीद लग रही है अगले चुनाव में? कौन कौन दल किसके साथ होंगे, कैसे लड़ेंगे, और आपके तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी किस मुकाम पे पहुंच सकती है? देखिए, बिहार की जनता के साथ सब लोग हैं और जनता का समर्थन जिनके साथ रहेगा उसी की सरकार बनेगी। और तेजस्वी जी के प्रति आज युवाओं का एक मिला है समर्थन, विश्वास। इसलिए मुझे लगता है सब लोग मिल करके चलिए और नई सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी, और आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, आपकी सेहत के लिए शुभकामनाएं। फिर हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।